हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंड करेक्शन एंड रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमने कल तक जो स्टडी किया था वो था स्ट्रिंग वाइब्रेशन पहले, उसके बाद में जो है तो स्ट्रिंग वाइब्रेशन पे दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, दैट इज सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट एंड मिल्डेज एक्सपेरिमेंट। और कल का जो हमारा लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर में एपिसोड 12 के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, उसकी फ्रीक्वेंसीज को कैसे लिखा जाता है और उसके ओवरटोन्स को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको समराइज कर लिया है। मैंने एक्चुअली आपको ये होमवर्क दिया था कि आपको उसको समराइज करना है और उसकी कंपैरेटिव स्टडी करना है। तो कंपैरेटिव स्टडी में मैंने सिर्फ एक सिनॉप्सिस में लिखा है उसको कि एक्चुअल में हमको अगर देखना है कि कौन से पैरामीटर स्ट्रेच स्ट्रिंग, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप में सेम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 1/2L √T/m। ठीक है, तो मैंने v को v लिख दिया है, वेलोसिटी लिख दिया है √T/m की जगह पे। तो ये हो गया ns, यानी कि स्ट्रेच स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2L। ओपन ऑर्गन पाइप में भी हमको यही फ्रीक्वेंसी मिली थी, लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में v/4L की फ्रीक्वेंसी मिली थी। ठीक है, अभी इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ लूप कितने रहते हैं फंडामेंटल के लिए, नोड कितने रहते हैं, एंटी नोड कितने रहते हैं, इसके अंदर में क्लोज पाइप में कितने होते हैं। ठीक है, नोड एंटी नोड का दोनों में फ़र्क है। जैसा मैंने कल आपको सारे चीज़ें जो है तो सीरियल वाइज बताई थी, बस आपको उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी याद रहेगा कि नंबर ऑफ नोड्स कितने बनते हैं, नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने बनते हैं, सारे अलग अलग मोड्स में। ठीक है, तो इनके मोड ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं, ये इसको कंपैरेटिव स्टडी करना है। और उसके अंदर में फिर आप इसके अंदर लैम्बडा की इक्वेशंस कैसे लिख सकते हो, इसमें लैम्बडा की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लैम्बडा क्या होता है 4L के बराबर, इसमें 2L के बराबर, इसमें 2L के बराबर, ऐसे। तो आपको एक्चुअली देखना है यहाँ पर कि और क्या आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने तो बहुत ही कम चीज़ें लिखी है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ मैं फ्रीक्वेंसी का ओवरटोन का फर्क बताना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन मिलता है हमको यहाँ पर सेकेंड हार्मोनिक पर, ओपन पाइप में भी सेकेंड हार्मोनिक पर, बट क्लोज पाइप में थर्ड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, है ना, ऐसे ही था। अच्छा, सेकेंड ओवरटोन इसमें बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक को। ऑर्गन पाइप ओपन वाले में, ओपन ऑर्गन पाइप में भी बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक को, और क्लोज ऑर्गन पाइप में फिफ्थ हार्मोनिक को बोला जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पीथ ओवरटोन नहीं लिखा क्योंकि हम पहले देख चुके हैं उसको। यहाँ पे लिख सकते हैं आप पीथ ओवरटोन, मतलब यहाँ पे क्या होगा P+1 हार्मोनिक, पीथ ओवरटोन P+1 हार्मोनिक, इधर 2P+1 हार्मोनिक। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और नेचर ऑफ वेव क्या होता है, इसका ट्रांसवर्स है और ये दोनों लॉन्जिट्यूडनल है, क्योंकि ये एयर, ये जो है ये दोनों भी ये साउंड वेव्स है, और ये वाली जो वेव है ये स्ट्रिंग वेव है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर लेती है बाद में। ठीक है, तो लेकिन ये स्ट्रिंग वेव है और ये जो है हमारी लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है। फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स का फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या होगा, इसके अंदर ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 1:2:3:4। इसमें भी ऑल हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं, देखो ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट, बट इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इसलिए हार्मोनिक रेशियो आएगा 1:3:5:7। यानी कि फर्स्ट हार्मोनिक होता है इसमें, थर्ड होता है, फिफ्थ होता है, सेवन होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग हार्मोनिक्स इसमें दिए जाते हैं। तो इसी के ऊपर में एक क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे कि मैं ओरल आपको ऐसे पूछता हूँ कि अगर समझ लीजिए आपको बोला जाए कि 100 हर्ट्ज ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए, देखिए कितनी है 100 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और आपको ऐसे बोला जाता है कि 100 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ 100 से लेकर 1500 हर्ट्ज तक अगर आपको फ्रीक्वेंसी प्ले करने की परमिशन है, तो बताइए कि मेलोडियस साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा, क्या ओपन पाइप या क्लोज पाइप। तो एक्चुअली मेलोडियस साउंड मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होता है। तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होगा इसका ओपन ऑर्गन पाइप का, क्योंकि इसके पास ऑल हार्मोनिक्स है। मतलब ये क्या क्या प्ले करेगा, 100, 200, 300, 400, 500, 700 सारी की सारी प्ले करेगा ना, 600, 700 सारी प्ले करेगा। और जो क्लोज पाइप है वो क्या करेगा, 100, 300, 500, 700, 900 ऑड हार्मोनिक्स प्ले करेगा। इसीलिए इसका साउंड इतना प्लीजेंट नहीं होगा जितना साउंड हमारे ओपन ऑर्गन पाइप का होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें बोथ साइड ओपन वाले इंस्ट्रूमेंट ही पसंद किए जाते हैं। जैसे कि फ्लूट आपने देखा होगा ना, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे कि फ्लूट जब प्ले होता है तो दोनों तरफ उसका ओपन होता है और यहाँ से उसको माउथ पीस दिया जाता है, ठीक है, वैसे फ्लूट बजाया जाता है। एंड दैट वो जो प्ले होगा फ्लूट
उसकी साउंड बहुत ज़्यादा मेलोडियस होगी। इंस्टेड ऑफ जो बीन होती है, हमारी बीन बजाते हैं, ठीक है, आपने देखा है बहुत सारे टाइम पे, और वो जो है वो एक साइड से क्लोज पाइप है, इसीलिए जो है तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी साउंड इतनी प्लीजेंट नहीं होती। या शहनाई जो होती है, जो बजती है, वो इतनी ज़्यादा प्लीजेंट साउंड नहीं होता है जितना फ्लूट का होता है, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट चलिए देखिए यहाँ पर व्हाट इज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन मीन्स एज द एयर मॉलिक्यूल्स एट द ओपन एंड आर कन्फाइंड इन द ऑर्गन पाइप एंड हैज़ फाइनाइट मोमेंटम। देखिए क्या होता है कि समझ लीजिए ये है हमारे पास में एक ऑर्गन पाइप और इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स है। अब ये है एग्जैक्टली हमारा एंड, ठीक है, ये एग्जैक्टली एंड है हमारा। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा, ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल भी तो कन्फाइंड हुआ ना, ठीक है, वो बाउंड्री पर है लेकिन कन्फाइंड तो हुआ ऑब्वियसली। वो फ्री मोशन नहीं रखता, वो उतना फ्री वाइब्रेट नहीं हो सकता जितना उसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। देयरफॉर क्या होता है कि ये वाला मॉलिक्यूल से ज्यादा इसका फ्रीडम होता है, देयरफॉर वाइब्रेशन यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं और ये पॉइंट पर बनता है एंटीनोड। क्योंकि हमने कहा था एंटीनोड की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है हमको, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा ऊपर मिलता है, स्लाइटली आउटसाइड द पाइप, ठीक है, तो स्लाइटली आउटसाइड द पाइप मिलेगा। इसीलिए ये वाला जो आपका सेक्शन आएगा, देखो जरा, दिस इज एक्चुअली करेक्शन, इसको हम ई से डिनोट करते हैं एंड करेक्शन नाम से, ठीक है। तो इतना करेक्शन होता है थोड़ा सा आउटसाइड में। हमने देखा था कि ये होता है हमारा बेसिक लेंथ, ठीक है ना, ये होता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम। हम पहले इतना लिया करते थे, यहाँ से यहाँ तक एयर कॉलम की लेंथ लेते थे, लेकिन अब हमको पता चला कि एक्चुअली ये वाइब्रेशंस जो है थोड़ा सा बाहर तक जा रहे हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम हमको एंटीनोड पर मिल रहा है, स्लाइटली आउटसाइड द पाइप। देयरफॉर एयर कॉलम की लेंथ तो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी आपकी न्यू लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे करेक्टेड लेंथ एल डैश, ठीक है, ये करेक्टेड लेंथ एल डैश होगी। तो करेक्टेड लेंथ कितनी होती है, एल डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस एंड करेक्शन, ठीक है। चलो देखते हैं एंड करेक्शन अब है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि द रिफ्लेक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, जो रिफ्लेक्शन हुआ वो एग्जैक्टली ओपन एंड पर नहीं हुआ, एंड सो द एंटीनोड इज नॉट फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, रादर स्लाइटली आउटसाइड फ्रॉम द ओपन एंड। ओपन एंड से स्लाइटली आउटसाइड जो होता है एंटीनोड बना है हमारा, ठीक है। Therefore, a correction is required in the length of air column and this is called the end correction or Rayleigh's correction. Rayleigh ये साइंटिस्ट हमारा है, आपको ऑप्टिक्स में भी इसका नाम सुनाई देगा, रेलीज क्राइटेरियन नाम से, ठीक है, वहां पे भी उसने एक बहुत अच्छा रूल दिया था, वैसे ही यहाँ पर भी उसने करेक्शन किया है, ठीक है। तो ये करेक्शन होता कितना है, व्हाट इज ई इज इक्वल टू, तो हम बोलते हैं ई इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स द डायमीटर, वेयर डी इज डायमीटर ऑफ पाइप, इंटरनल डायमीटर, ठीक है, याद रखिए इंटरनल डायमीटर जो होता है उसको डी बोलते हैं, या फिर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं और E इज इक्वल टू 0.6 इंटू आर, एंड वेर आर इज द रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ पाइप, ऐसे लिख लेंगे हम। तो डायमीटर ऑफ द पाइप और रेडियस ऑफ द पाइप, तो आप एंड करेक्शन को या तो डायमीटर के फॉर्म में लिखो या आप उसको रेडियस के फॉर्म में लिखो, वन एंड द सेम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो क्लोज एंड जो होते हैं फॉर पाइप, करेक्टेड लेंथ को हम कैपिटल एल ले लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल एल समझ लो, और ये हो गई कैपिटल एल। तो कैपिटल एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस एंड करेक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर, ये किसके लिए हो गया, पाइप क्लोज एट वन एंड। और अगर मैं लेता हूं कि फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप में आप देखेंगे तो देखिए ज़रा, यहाँ पर ये एक ई आएगा और यहाँ पर एक ई आएगा, दोनों साइड पर ई का करेक्शन देना पड़ेगा, और ये जो लेंथ है आपकी, इस लेंथ को तो हम बोल देते हैं स्मॉल एल। तो टोटल कैपिटल एल लेंथ आ जाएगी आपकी, कैपिटल एल इज इक्वल्स टू स्मॉल एल प्लस 2 टाइम्स ई, स्मॉल एल प्लस 2 टाइम्स ई। 2 टाइम्स ई का मतलब 0.6 डी या फिर 1.2 आर, ठीक है, इस तरह से। तो आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, आर इज द रेडियस, और डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ उसको कि दिस इज द रेडियस ऑफ द पाइप, ठीक है, ये रेडियस ऑफ द पाइप। और क्योंकि रेडियस क्या होता है हमारा, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, ये तो एकदम
छोटी सी बात है, ठीक है। तो डायमीटर इज टू 2 टाइम रेडियस लगा देने का, और इतना करेक्शन आपको देना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एंड करेक्शन। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो एंड करेक्शन क्यों देना पड़ा? व्हाट इज एंड करेक्शन? इसके ऊपर स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज एंड करेक्शन एंड व्हाई इट इज अप्लाइड। तो हम क्या लिखते हैं कि एंड करेक्शन अप्लाई इसलिए किया जाता है। दिस इज द रीजन फॉर एंड करेक्शन। व्हाट इज एंड करेक्शन? अ करेक्शन रिक्वायर्ड इन लेंथ ऑफ एयर कॉलम ड्यू टू द फैक्ट दैट द एंटीनोड इज नॉट फॉर्म्ड exactly at the end of the pipe but slightly outside the pipe, therefore a correction is required in the length of the pipe। और उसकी length of air column के लिए हम उसका correction देते हैं and that correction is called as the end correction। fine, तो देखिए अगर end correction लगाया है तो for closed pipe किसको कहते हैं? one side closed होती है, one end open और one end closed। तो for closed pipe फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू v बाय 4 टाइम्स करेक्टेड लेंथ। ठीक है, v तो इसको ऐसा लिख सकेंगे ना, v बाय 4 टाइम्स l प्लस e, एक ही बार लेना है, ठीक है। या फिर आप उसको लिख सकते हो v बाय 4 l प्लस 0.3d। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। उसके बाद हम लेते हैं फॉर ओपन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 करेक्टेड लेंथ, इसको लिख पाएंगे n इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 l प्लस ओपन पाइप है ये, तो ये क्या आ जाएगा? l प्लस 2i e आएगा, l प्लस 2e। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो ये वाला भी फॉर्मूला हमारा हो सकता है फ्रीक्वेंसी का। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए यहाँ पर ये है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों जाता है, तो टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। इसके लिए इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। यूजिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारे पास में एक ट्यूनिंग फोर्क होगा, ऑब्वियसली हम वो ट्यूनिंग फोर्क को समझ लीजिए यहाँ रखते हैं, और उस ट्यूनिंग फोर्क को हमने यहाँ पर प्ले किया है। तो ये ट्यूनिंग फोर्क जब यहाँ पर बजना शुरू होगा तो ये ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर इस वाटर कॉलम के अंदर में, ऊपर एयर कॉलम है, नीचे वाटर कॉलम है, तो ये एयर कॉलम के अंदर वो अपनी स्टेशनरी वेव सेटअप करेगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसीजर पूरा होता क्या है। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये है रिजर्वायर। रिजर्वायर से हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ये रबर ट्यूब से पानी होता हुआ यहाँ से आता है और इसके अंदर में फिलअप होता है। हम क्या कर सकते हैं, ये पिंच कॉक होता है, ये पिंच कॉक को हम जो है तो जस्ट प्रेस करके यहाँ से पानी रिलीज कर सकते हैं। इसमें से पानी इधर आएगा और वो पानी इसमें ऊपर तक चढ़ता जाएगा। ठीक है, ये ऊपर साइड में होता है, रिजर्वायर ऊपर होता है, इसलिए पानी ऊपर चढ़ेगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर पानी का लेवल सेट कर सकते हैं। देखिए हम इसको ऊपर से गिनना शुरू करते हैं। ये होता है हमारा 0 0 1 2 3 4 5 6, ऊपर से इसकी स्केल शुरू होती है। तो न्यूमेरिकल भी जब आएंगे तो आपको क्या याद रखना है, रेजोनेंस ट्यूब की स्केल ऊपर से 0 शुरू होता है, नीचे तक होता है। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसमें आप क्या करते हो, ये पानी का लेवल बढ़ाते हैं। पानी का लेवल नीचे से ऊपर तक ज़्यादा हम बढ़ाते चले जाते हैं। जितना पानी का लेवल बढ़ेगा एयर कॉलम उतना कम होगा, है ना, सही बात है। एयर कॉलम कम होगा जितना पानी का लेवल बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कोई एक लेवल सेट करते हैं और उसके बाद हम ये ट्यूनिंग फोर्क को प्ले करते हैं। जब ट्यूनिंग फोर्क को हमने रबर पैड पे हिट किया और उसके ऊपर रखा, ठीक है, इस ट्यूब के ऊपर रखा, तो ट्यूब पर रखने के बाद होता यह है कि यहाँ पर एक स्टेशनरी वेव सेटअप होती है। कैसे, सबसे पहला रेजोनेंस जो ऑकर होगा वो कुछ ऐसे होगा। सबसे पहला रेजोनेंस जो आपका ऑकर होगा वो इस तरह से होगा यहाँ पर कि हाफ लूप बनेगा, हाफ लूप बनेगा इसमें। और एयर कॉलम की जो लेंथ होगी आपकी वो कितनी होगी, देखो एयर कॉलम की लेंथ यहाँ से होगी ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लेंथ को इतना लेता हूँ क्योंकि स्केल हमारी यहीं तक है, स्केल इसके ऊपर नहीं है हमारी, तो इसको हम ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लेंथ। तो ये हो जाएगी आपकी लेंथ L1 और ये हो जाएगा आपका एंड करेक्शन। ठीक है, तो ये एंड करेक्शन भी हम इसमें गिन लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया एंड करेक्शन और ये हो गई लेंथ L। तो ये टोटल लेंथ हमारी हो गई है फर्स्ट रेजोनेंस के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ कितनी है, लेंथ L1 ले लो इसको, L1 प्लस E इज इक्वल टू
वैसे ये लेंथ किसके बराबर दिख रही है, ये लूप की हाइट बोलिए मुझे, लूप की हाइट क्या होती है, एक लूप कंप्लीट होता है लैम्बडा बाय 2 का, ठीक है ना, एक लूप होता है लैम्बडा बाय 2 का, तो ये लूप कितना हुआ, हाफ लूप है यानी लैम्बडा बाय 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, लैम्बडा बाय 4। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हम देखो फिर से सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ निकालेंगे। मतलब क्या करना है, देखो ये ट्यूब को मैं यहां पे फिर से बना देता हूं, ये है हमारा ट्यूब और समझ लो इसके अंदर में पानी है और पानी का लेवल नीचे चला गया, तो अब यहां पर जो बनेंगे तो इस पानी के लेवल को हम नीचे लेके जाएंगे और ये ट्यूनिंग फोर्क तो प्ले होते रहेगा, इसको नीचे लेके जाएंगे और सुनेंगे लाउड साउंड कब आता है। तो हमको पता चला कि लाउड साउंड आया है इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर यहां तक के पानी है कंप्लीट तो लेंथ कितनी होगी, देखो यहां से गिनी जाएगी लेंथ L2, ठीक है ना, इसको L2 बोलेंगे। पहली वाली जो लेंथ थी हमारी वो L1 थी शायद, और ये हो जाएगी L2 हो जाएगी, और प्लस E तो है ही, E तो मिलाना ही है उसके अंदर में बाद में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि आपको पता है ये एक्चुअली एक्ट कैसे कर रहा है, मैं एक बार और बताना भूल गया कि ये एक्ट कैसे कर रहा है, ये रिजेंबल कर रहा है हमको क्लोज पाइप जैसे, क्लोज ऑर्गन पाइप। देखिए एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है, पानी की वजह से एक साइड क्लोज हो जाती है, देयरफॉर क्या उसको सिमिलर टू क्लोज ऑर्गन पाइप। और सिमिलर टू क्लोज ऑर्गन पाइप लिया तो देखिए फर्स्ट रेजोनेंस आप कल के हमारे जो है तो डेरिवेशंस देख लीजिए, उसके अंदर में क्लोज ऑर्गन पाइप का देखिए फर्स्ट मोड फंडामेंटल मोड में इतना लूप बना था, और जो उसके बाद का था सेकंड मोड के अंदर में 1 लूप प्लस हाफ लूप इतना बना था, ठीक है, याद आया आपको। तो ये टोटल लेंथ को क्या बोलेंगे, ये टोटल लेंथ को हम बोल सकते हैं लैम्बडा के फॉर्म में, बोलो बोला कितना हो गया, ये दिस इज लैम्बडा बाय 2, दिस इज लैम्बडा बाय 4, मतलब 3 लैम्बडा बाय 4 है कि नहीं, याद आया। तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, L2 प्लस एंड करेक्शन इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाय 4, ये हो गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये हो जाएगा L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 4, और सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ L2 प्लस ई इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाय 4। ओके, तो क्या ये बात आपको बिल्कुल ठीक समझ में आ गई है? एंड करेक्शन तो हमारे पास है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट एंड करेक्शन, ई को एलिमिनेट करना है। क्या कर सकते हैं ई को एलिमिनेट करने के लिए, सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो चलिए मैं लिखता हूं L2 प्लस ई माइनस L1, और ये क्योंकि प्लस है लेकिन ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस ई इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4, ठीक है। ये हो गया LHS RHS। इसमें से कौन गया घर को, E, और इधर से E कैंसिल हो गया, बचा कौन, L2 माइनस L1 इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4, कितना बचा, लैम्बडा बाय 2 बचा है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज लैम्बडा इक्वल टू, देयरफॉर लैम्बडा इक्वल टू ट्वाइस L2 माइनस L1, ठीक है। ये हमारे काम की इक्वेशन है, ठीक है, थोड़ा काम आने वाली इक्वेशन है। वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो नोन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था नोन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी नोन है, बस लैम्बडा की वैल्यू रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू n इंटू 2 L2 माइनस L1, V इज इक्वल्स टू 2NL, NL के जगह पे L2 माइनस L1 आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमारा ओपन ऑर्गन पाइप में भी था, V इज इक्वल्स टू 2NL होता है, तो उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है, 2 रेजोनेटिंग लेंथ की वजह से। क्या ये बात समझ में आई? तो दिस इज द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसका प्रोसीजर मैंने आपको समझाया, L1 L2 दो लेंथ कैसे निकालते हैं और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को इस तरह से यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है, बात क्लियर है? ओके, तो इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते तो क्या आएगा, L1 प्लस ई अपॉन L2 प्लस ई, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन का लैम्बडा बाय 4 आता है यहाँ पर, और यहाँ पे इसका क्या आएगा, 3 लैम्बडा बाय 4 आएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचेगा इसके वैल्यू, 1/3 बचेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फिर L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स L1 प्लस ई
इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो ये आ जाएगा 3L1 प्लस 3E माइनस ई, 3E माइनस ई बोले तो 2E, तो L2 इज इक्वल्स टू 3L1 माइनस 2E माइनस सॉरी प्लस 2E। इससे क्या पता चलता है, ठीक है, ये पता चलता है ना, सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ इज स्लाइटली ग्रेटर देन थ्राइस द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। मतलब अगर फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर पे थी तो उसका 3 टाइम करिए मतलब 30 सेंटीमीटर, तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर के थोड़ा सा ज़्यादा होगी, 2E उसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब एंड करेक्शन जो भी होगा मिलीमीटर में तो उसकी वैल्यू या सेंटीमीटर में जो भी वैल्यू है उसको ट्वाइस करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, L2 थ्राइस L1 प्लस 2E, ठीक है, ऐसे आ जाता है। अब देखिए अगर हमने इसको डिवाइड किया यही इक्वेशन को यहाँ से इस इक्वेशन को एज L2 प्लस E इज इक्वल्स टू 3L1 प्लस 3E, यहाँ से E कॉमन निकाल लेते हैं तो अपने पास में बचेगा यहाँ पर L2 माइनस 3L1 इज इक्वल्स टू 3E माइनस E, मतलब कितना बचा 2E बचा, तो E की वैल्यू कितनी होगी फिर, देयरफॉर एंड करेक्शन इज इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1 होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कभी कभी L2 की डायरेक्ट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होती है, कभी एंड करेक्शन कैलकुलेट करना होता है और कभी एंड करेक्शन को रिमूव कर देना होता है। मतलब आपको सिर्फ L1 L2 या फिर लैम्बडा या फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना होता है तो इसको एलिमिनेट करना होता है। इसको अगर एलिमिनेट करना है तो सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन 2 और 1 को, और अगर इसको आपको वैल्यू फाइंड करना है इसका तो इसको डिवीजन में लेके आइए, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह के हमारे पास में दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये बात याद रखने की है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके तो स्टूडेंट देखिए हमको क्वेश्चन ऐसे दिया है कि प्रूव दैट पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज गिवन बाय, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के लिए E इज इक्वल्स टू N2 L2 माइनस N1 अपॉन N1 माइनस N2 होता है, ये हमको बताने के लिए बोला है। स्टेट बोर्ड का काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट बोर्ड में कभी कभी पूछा है, अगर क्योंकि ये वाले फॉर्मूले अगर आपको मालूम है तो आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हो। MCQ और न्यूमेरिकल पहले स्टेट बोर्ड को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे जितने लोग दिख रहे हैं उन सबके नाम लिख लेंगे। यहाँ पे N1 इसको बोलेंगे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट रेजोनेंस, ठीक है। फर्स्ट रेजोनेंस पर जो मिलेगी फ्रीक्वेंसी उसको। N2 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन सेकेंड रेजोनेंस, ये है फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ एंड दिस इज सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, ठीक है। E तो एंड करेक्शन है, तो सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। फर्स्ट रेजोनेंस, पहला रेजोनेंस जो मिलेगा फर्स्ट रेजोनेंस के अंदर हमको पता है वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉर्मूला लिखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N1 इज इक्वल्स टू V अपॉन 4 L1 प्लस E, है ना, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से V का फॉर्मूला ले लेते हैं, V इज इक्वल्स टू 4N1 L1 प्लस E, इसको याद रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 4N1 L1 प्लस E। फॉर सेकेंड रेजोनेंस N2 इज इक्वल टू V बाय 4 L2 प्लस E, मतलब V इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स N2 L2 प्लस E, है ना। इक्वेशन 2 हो गई। एज V इज कांस्टेंट, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट है, तो इक्वेट करना पड़ेगा आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं। 4N1 L1 प्लस E इज इक्वल्स टू 4N2 L2 प्लस E, 4 गेट्स कैंसिल, N1 L1 प्लस N1 E इज इक्वल्स टू
N2L2 प्लस N2E, E वाले टर्म एक जगह, E वाला टर्म, तो E इधर आ गया, तो ये आ जाएगा N1 माइनस N2 इज इक्वल्स टू N2L2 माइनस N1L1, एंड देयरफॉर आंसर इज E इज इक्वल्स टू N2L2 माइनस N1L1 अपॉन N1 माइनस N2। क्या यही प्रूफ करने का था? ठीक है, देख लो ज़रा। तो होमवर्क है आपका, प्रूफ सिमिलर ओपन पाइप। ठीक है, ओपन पाइप में आई थिंक डिवाइड में 2 आएगा इसके अंदर में। ठीक है, तो उसको प्रूफ करके देख लो, N2L2 माइनस N1L1 अपॉन 2 N1 माइनस N2, आई थिंक ऐसे आएगा उसके अंदर में। तो एक बार आप इसको प्रूफ करके देख लीजिए। समझ में आया? तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इज इन यूनिजन विथ, यानी इक्वल है, थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप का थर्ड ओवरटोन मतलब N3 ऑफ ओपन पाइप है ना, ऐसा बोल सकते हैं। N ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू N3 ऑफ ओपन पाइप। व्हाट इज N3 ऑफ ओपन पाइप? देखो याद करो, N3 इज इक्वल टू, क्योंकि ओपन पाइप है वो, तो इसको सीधे बोल देते हैं 4N बोल सकते हैं ना, ओपन पाइप का। ठीक है, यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे बहुत सारा आपको टर्म्स याद रखना पड़ेंगे। क्लोज पाइप के लिए NC लिखो, ओपन पाइप के लिए NO लिखो, तो NO, N3 इज इक्वल टू 4NO। ठीक है, N3 इज इक्वल टू 4NO। व्हाट इज NO? NO इज इक्वल टू V बाय 2L, NC इज इक्वल टू V बाय 4L। चलो दोनों लिख दिया मैंने। NC और NO की वैल्यू V बाय 2L और V बाय 4L होती है। तो यहाँ पे NC इज इक्वल टू थ्राइस, तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा? NC इक्वल्स टू 4 टाइम्स NO। अगर ये आपकी गिवन कंडीशन है, दिस इज गिवन कंडीशन, क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप मतलब फोर्थ हार्मोनिक, और ये है ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, NO जो है वो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। NO इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, और NC बोले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। ठीक है, इतना क्लियर है आपके लिए? अब इस वैल्यूज को हम लिखना शुरू करते हैं। व्हाट इज NC? तो NC को लिखते हैं, कहाँ है NC? V बाय 4L, तो हम इसको लिखेंगे V बाय 4, और यहाँ आ जाएगा LC। ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स NO की वैल्यू कैसे लिखेंगे? V बाय 2L, तो ये आ जाएगा V बाय ट्वाइस L ओपन पाइप। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ये LO ओपन पाइप के लिए और ये LC क्लोज पाइप के लिए। तो चलिए देखते हैं अब ये क्या हो जाएगा। यहाँ से ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, V और V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमको बोला है क्लोज पाइप पहले दिया था ना, तो इसलिए LC ऊपर आएगा, LC अपॉन LO इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 अपॉन 8 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू। LC अपॉन LO की रेशियो कितना आ रहा है? 1:8 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इसका इतना वाला फ्रीक्वेंसी उसके उतने वाले फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरटोन्स की बात किया है और हार्मोनिक्स की बात किया है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर वो यही क्वेश्चन को कैसे बोल सकता था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप, या उसने उसको कहा थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, दो वन एंड द सेम। ठीक है, तो इस तरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेट्स विद एयर कॉलम 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड अगेन रेजोनेट्स विथ व्हेन L2 की वैल्यू होगी 32.2 सेंटीमीटर। फाइंड वेवलेंथ एंड एंड करेक्शन। ठीक है, एंड करेक्शन की वैल्यू भी निकालना है और वेवलेंथ भी निकालना है। तो हमारे पास में एक रेडीमेड फॉर्मूला देखिए, आपने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला देखा था कि क्या वैल्यू आई थी हमारे पास में, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L2 माइनस L1, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस L2 की वैल्यू है 32.2 माइनस 10, इट इज 22.2 इंटू 2 बोले तो 44.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी वेवलेंथ। और दूसरा पूछा है एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन का फॉर्मूला होता है L2 माइनस 3L1 बाय 2, 32.2 माइनस 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ जाएगी 30, 32.2 माइनस 30 दैट इज 2.2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1.1, एंड करेक्शन इज इक्वल्स टू 1.1 सेंटीमीटर्स।
दोनों सेंटीमीटर में रहने तो कोई फर्क की बात नहीं है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है हमको कि द कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स ऑफ एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड आर 405 एंड 675 हर्ट्ज रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पहला ये पॉइंट देख लेते हैं, बाद में ये वाला पॉइंट देखेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट वाले क्वेश्चन में से हमको क्या निकालना है, हमको दिया है कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स। हमको ये पता है, देखो, फॉर क्लोज पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। हमको ये पता है कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। तो हो सकता है कि ये फर्स्ट हार्मोनिक हो, तो उसके बाद का हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक नहीं मिलता है ना। क्लोज पाइप में सेकंड हार्मोनिक नहीं होता है, उसके बाद क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक। तो अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो ये थर्ड होगा, अगर ये थर्ड हार्मोनिक है तो ये फिफ्थ होगा, अगर ये फिफ्थ है तो ये सेवन्थ होगा। ये फोर्थ हार्मोनिक तो कभी हो ही नहीं सकता। ऑड हार्मोनिक ही मिलते हैं क्लोज पाइप में, सिर्फ ऑड हार्मोनिक मिलते हैं, याद रखो। तो क्लोज पाइप के अंदर ये अगर 9 नंबर का हार्मोनिक होगा, इफ बाय चांस अगर ये 9 नंबर का हार्मोनिक होगा, तो ये उसके बाद का है, मतलब 11 नंबर का। तो इसको ऐसा कंफ्यूज करने से बेहतर है हम उसको ओवरटोन्स की बात कर लेते हैं। ये पहला ओवरटोन, ये दूसरा ओवरटोन। लेकिन पहला दूसरा तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हमको नहीं पता है पहला है दूसरा ओवरटोन है बोल के। तो फिर हम क्या बोल देंगे इसको हम बोल देंगे कि ये पी नंबर का ओवरटोन और ये उसके बाद का हार्मोनिक, यानी कि उसके बाद का ओवरटोन, बिल्कुल बाद वाला ओवरटोन। मतलब अगर ये पी नंबर का ओवरटोन है तो ये p+1 ओवरटोन है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि गिवन फ्रीक्वेंसीज आर लेट गिवन फ्रीक्वेंसीज आर p एंड p+1 ओवरटोन्स, मतलब कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स हुए, ठीक है। इसी का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स, एक के बाद एक आने वाले। इसी का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले। पी नंबर का ओवरटोन और उसके बाद का ओवरटोन, पहला ओवरटोन दूसरा ओवरटोन, यानी कि ये हो जाएगा आपका थर्ड हार्मोनिक और ये फिफ्थ हार्मोनिक, ऐसे हो जाएंगे दोनों भी। या इसको बोल सकते हैं आप, ये फोर्थ ओवरटोन है, ये फिफ्थ ओवरटोन है। मतलब ओवरटोन्स क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में चलते हैं और हार्मोनिक्स जो है वो 1 3 5 7 में चलते हैं, ठीक है। इतना याद रखिए थोड़ा सा, इसके लिए आपको थोड़ी पकड़ होनी चाहिए आपकी, पहले जो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं उसके ऊपर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन इज इक्वल्स टू 2p+1 और NC लिखेंगे क्योंकि क्लोज पाइप है इसलिए NC लिखेंगे। जब हम मोड्स पढ़ रहे थे, मोड के अंदर हमने इसको सिर्फ 2p+1 n लिखा था, ठीक है। और जब इसमें p+1 करते हैं तो यह भी p+1 हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस p+1, सिर्फ p में ऐड करना है, पूरे में नहीं, सिर्फ p में ऐड करना है 1+1 एज इट इज इंटू NC। इसकी वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2p+2+1, 2p+2+1 मतलब 3NC, ठीक है। ध्यान से याद रखो, NP+1 की वैल्यू 2p+3 NC होता है, और इसको क्या बोलते हैं 2p+1 NC। ये किसकी वैल्यू है, NP, और ये NP1 है, pth और ये p+1 ओवरटोन। इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दिया है, हमने कहा इसको pth ओवरटोन। pth ओवरटोन कौन है, ये, दिस इज pth ओवरटोन। तो हम लिखेंगे कि हियर NP इज 405 हर्ट्ज एंड NP+1 इज 675 हर्ट्ज। चलो इक्वेशन में लगा देते हैं। जब इक्वेशन में लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो दोनों को डिवाइड करके ले लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को अगर हमने जो है तो डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, NP+1, ऊपर ये फ्रीक्वेंसी को लिखो, NP को लिखो, इट इज इक्वल्स टू NP+1 बोले तो 2p+1 NC अपॉन 2p+3 NC, है ना। 2p+3 NC ऊपर आना चाहिए था, सॉरी, 2p+1 नीचे आएगा, ठीक है। तो 2p+3 NC और ये आ जाएगा 2p+1 NC। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो NC गेट्स कैंसिल। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, NP+1 675 अपॉन 405 इक्वल्स टू 2p+3 अपॉन 2p+1। ये 675 और 405 कहाँ से जा सकते हैं, ये किससे कटेगा, ये चला जाता है 5 से और यह जाता है 3 से। तो इसको हम लिख पाएंगे 5/3 इज इक्वल्स टू 2p+3 अपॉन 2p+1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा, 2p+1 इंटू 5, 10p+5 इज इक्वल्स टू 3 2 6p प्लस, ठीक है। अब ये ना कहना कि ये कैलकुलेशन भी थोड़ा स्लो कराओ बोल के, तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10p - 6p, 4p हो जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। और ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4। p की वैल्यू कितनी आई, 1, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1। अगर p की वैल्यू 1 है, ये p की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया n1 और ये क्या हो गया n2,
तो हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर 405 हर्ट्ज एंड 675 हर्ट्ज आर फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन्स, है ना। देखो फर्स्ट और ये 1 + 1 = 2, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन्स, या इसको क्या बोल सकते हैं आप, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं आप 405 हर्ट्ज जो है ये थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स, है ना। क्योंकि देखो फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन कोई भी एक ले लेंगे, कोई भी एक कंडीशन लगा दो। तो पहला ओवरटोन ले लो N1, पहला ओवरटोन इज इक्वल्स टू, पहला ओवरटोन इज इक्वल्स टू, देखो N1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 = 1, 2 × 1 = 2 + 1 = 3, 3 NC हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 3 NC। तो NC इज इक्वल्स टू N1/3। व्हाट इज N1? N1 की वैल्यू कितनी है, कहाँ है N1? ये है N1 405, दिस इज N1, और ये N2 है। N1 405 / 3 इट इज इक्वल्स टू 135 हर्ट्ज। तो ये है हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना, तो उसकी हमने निकाले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 135 हर्ट्ज। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टॉप करो और पूरा ध्यान से देखो कि मैंने क्या लिखा है और कैसे लिखा है। ठीक है, ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स में कंफ्यूज नहीं होने का। फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है, सेकंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक होता है। क्लोज पाइप के लिए ये एकदम करेक्ट वैल्यूज है। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ से ओवरटोन्स की वैल्यू को लिखा, ओवरटोन्स से हमने पी निकाला, पी निकालने के बाद उसकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, और कोई भी एक कंडीशन या फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेके हम इसके अंदर से एनसी निकाल सकते हैं। तो एनसी की वैल्यू है 135। नाउ सेकंड पार्ट, केस 2। केस 2 में क्या बोला है, फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर एयर कॉलम बट ओपन एट बोथ एंड्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि वी नो दैट NO जो होता है इसको लिखते हैं V/2L, और NC को लिखा जाता है V/4L। ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर NC कैन बी इक्वल टू 1/2, यानी कि इसको 2 बाजू कर लिया तो V/2L बचेगा, है ना, V/2L बचेगा। V/2L कौन है, V/2L बोले तो कौन है, NO। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम NC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ NO, और ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। देयरफॉर हमारा आंसर कैसे निकलेगा, NO इज इक्वल्स टू ट्वाइस NC। NC की वैल्यू यहाँ से हमने निकाले थे, ये हो जाएगा 2 × 135, दैट इज इक्वल्स टू 270 हर्ट्ज। ठीक है, सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। NO की वैल्यू होती है V/2L, NC की वैल्यू होती है V/4L। तो हमने इसको ऐसा भी करके लिख दिया, 2 × 2 करके V/2L की वैल्यू को पुट कर दिया, NO आ गया। NO इज इक्वल्स टू ट्वाइस NC होता है। ये स्टैंडर्ड है, इसको याद रख लो, भूलना नहीं इसको कभी। ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्लोज के डबल होगी, ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्लोज के डबल होगी। तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है लेने के लिए, लेकिन हम अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं ये लेक्चर को, और अगले सेशन में हम जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स लेंगे। इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स हमको कवर करना है, और बहुत सारे हाई लेवल न्यूमेरिकल्स और ट्रिकी न्यूमेरिकल्स भी लेना है। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ में, नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन करते हैं। थैंक यू।